नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान हमारे साथ राजस्थान के छोटे से गांव से होंगे। कहते हैं कि सब्जी बेच बेच कर अपने आप का नाम कमाना और गोल्ड मेडल अपने नाम करना, लेकिन पूरी जानकारी देंगे उनकी जुबानी। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। आज हमारे आज के मेहमान बबलू सोलंकी बनेंगे, राजस्थान के होनहार स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान के नाम को गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता देते हैं कि बबलू सोलंकी ने जेएनयू के 70वीं वर्चुअल दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अपने राजस्थान, अपने गांव का नाम ऊंचा कर दिया है। इतना ही नहीं, गरीब परिवार से आने वाले बबलू सोलंकी बचपन से ही मेहनती होनहार स्टूडेंट थे और जीवन में धीरे धीरे कई कठिनाइयों का सामना करते करते आज एक मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि बबलू सोलंकी ने कोरोना और लॉकडाउन में कई अवार्ड, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करके जनता की मदद की है। पलायन करने वाले लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसान परिवार के बबलू सोलंकी घर घर जाकर सब्जियां बेचते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना घर का गुजारा चलाते थे, लेकिन इसी बीच उनके सपने कहीं न कहीं उड़ान भरने में काम कर रहे थे। गरीब परिवार के बच्चे ने हर कक्षा में अच्छे अंकों से अपने नाम को ऊंचा किया है। इतना ही नहीं, स्वर्ण पदक अपने नाम करके माता पिता का गौरव बढ़ाया। इसके साथ ही 2016 में वाणिज्य संकाय सचिव और 2018 में छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। स्कूली शिक्षा के दौर में इन्हें वर्ष 2018 में भारत सरकार में भारत सरकार के HRD मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं बबलू सोलंकी की कहानी, बबलू सोलंकी के जुबानी। तो देखा आपने बबलू सोलंकी सेनी की वो मेहनत, वो जज्बा, वो हुनर जो पूरे गांव ने समझा, राजस्थान ने देखा और उसी के साथ कई युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। बबलू सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका स्वागत करते हैं क्योंकि आज हमारे खास मेहमान जुड़कर वो अपनी कहानी आपके साथ में बयां करेंगे। पूर्व छात्र महासचिव हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि एक छोटे से गाँव का लड़का जब गोल्ड मेडल, अगर कहें स्वर्ण पदक अपने नाम करता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ गांव का ही नहीं, राजस्थान पूरे का नाम देश और दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी अलग पहचान बनाता है। पहला सवाल आपसे होगा कि एक ऐसे परिवार से जहां 8 भाइयों में से एक भाई होना, जिस परिवार में 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होना, जहां पढ़ाई नामुमकिन जैसी लगती है, लेकिन आपने हर कक्षा में अच्छे अंकों से अपने आप को रखा और कई ऐसे मेडल्स हैं जो अपने नाम किए। ये बताइए, कहानी की शुरुआत जो है घर से या किसी और ने सहयोग करके आगे बढ़ाई? नमस्कार राधिका जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद JK24 न्यूज चैनल का। आज एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले सामान्य छात्र को आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने और आपके न्यूज चैनल ने दिया, आपका पुनः धन्यवाद और आभार। संघर्ष की ये कहानी, जब मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया और जब स्कूली शिक्षा शुरू हुई, उसी समय से मेरे लाइफ का संघर्ष शुरू हो गया था राधिका जी। 8 भाइयों का परिवार होने के कारण आर्थिक स्थिति भी उस तरह की नहीं थी कि बड़ी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में हमारा दाखिला हो सके। सरकारी स्कूल छोटे से तिवरी गांव में हम वहीं पढ़े और हमारे पास, हमारे परिवार की ये स्थिति नहीं थी कि हमें भी शौक था कि पीछे जो बैग लटका कर जाए वो भी हम नहीं ले जा पाते थे और माता जी को हम कहते थे कि हमें पीछे लटकने वाला बैग तो हमें भी दिलाएं, लेकिन वो गांव में जो कट्टे में फसलें जो हम भरते हैं, जो कट्टे आते हैं व्हाइट कलर के, उसके बैग हम प्रॉपर मम्मी माता जी घर पे बनाते थे और उसी के अंदर जो मारवाड़ी के अंदर पार्टी जो बोलते हैं उसको हम डालकर ले जाके अपना वो पीछे बैग डालने का शौक भी पूरा करते थे जब हम स्कूल जाना शुरू हुए थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। उस समय लगेगा, यानी जो कट्टे की सिलाई करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि धान भर भर के जो बोरियां जाती हैं और व्हाइट सफेद कलर का जो कट्टा आता है उसकी थैली बनाकर स्कूल जाना,
ये राजस्थान में बहुत सारे स्कूल्स में हम देखते हैं कि बच्चे आज भी उसी में लेकर जाते हैं। और आपने कहा कि एक बहुत खूबसूरत पीछे लटकने वाला बैग तो नसीब में ही नहीं था कि मम्मी पापा कहाँ से दिलवाए, लेकिन जो ये पढ़ने का जज्बा है, क्योंकि ये पहली बार तो ऐसा है नहीं कि आपने पहली बार ही ऐसा कुछ किया है, स्टार्टिंग से भी आप बहुत होनहार स्टूडेंट थे, तो किसी का सहयोग नहीं मिला? घर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं बबलू, आपको और आगे पढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए? बिल्कुल राधिका जी, मेरे परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी और माताजी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया पढ़ाई करने के लिए। शुरू से मैं पढ़ाई के अंदर बहुत रुचि रखता था। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमेशा मैं स्कूल में टॉपर स्टूडेंट रहा। तभी से हमारे पिताजी एक ही चीज कहते थे, बेटा पढ़ाई करनी है। संसाधनों की कमी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया। जैसे भी व्यवस्था करी, चाहे पैसे उधार लाकर हमारी कुछ फीसें भरी, कुछ फॉर्म भरने पड़े, चाहे स्कूल की छोटी मोटी फीस हो, चाहे हमें बुक्स स्कूल से जो प्रॉपर मिलती थी, चाहे किताबें बाहर से कुछ लेनी पड़ती थी, चाहे नोटबुक हो, तो हमें ये महसूस नहीं होने दिया हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने। और हम 8 भाई थे, 8 भाई की स्कूलिंग में 7वें नंबर पर स्कूलिंग हो रही थी, सभी को पढ़ाया जा रहा था। तो आर्थिक रूप से इतना परिवार मजबूत नहीं था, फिर भी पिताजी माताजी और परिवार का हमेशा पढ़ने की तरफ सपोर्ट रहा, क्योंकि पढ़ाई में रुचि रही और स्कूल में मेरा फर्स्ट स्थान आता था। तो माताजी और पिताजी बहुत खुश होते थे और मोटिवेट करते हैं कि बेटा एक दिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है और एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। तो हम बहुत मोटिवेट होते थे उन शब्दों से। बिल्कुल बिल्कुल। बबलू सोलंकी, एक सवाल जो है शहर वालों के बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए आपके साथ हो जाएगा कि गाँव में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उसके अलावा घर को संभालना है, खेत में भी जाना है, मैं कहूँ पशुओं को चारा भी देना है, बहुत सारे ऐसे काम है जो करने होते हैं। क्या आपकी दिनचर्या में ये सारे काम थे? बिल्कुल राधिका जी, जब हम स्कूल जाते थे तो सुबह उठ के स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे और वापस आते ही खाना बैग रखा, जो भी खाना होता था सुबह का वो खाते थे और सीधे हमें हमारे घर में शुरू से गायें और पशु रहे हैं। फार्म हाउस पर हम गायों को अंदर बरसात का जब मौसम होता था या सर्दी गर्मी में, हमेशा गायों को खोल उसको वहाँ प्रॉपर जो गायें बंदी रहती है उसको खोल कर चराने के लिए, पशुओं को जो चराने के लिए जाते हैं वो हम 2 बजे निकलते थे और शाम को 5 साढ़े 5 जब वापस संध्या काल हो जाता था उस समय हम घर पे आते थे। फिर हमारा होमवर्क जो दिया होता है टीचर्स का वो हम पूरा करते थे। और जब प्रॉपर फसलें जब आनी होती थी तो खेत में भी हम हमारे पिताजी माताजी और परिवार के साथ खेती का कार्य भी हाथ भी बटाते थे हम राधिका जी। जी, इतने सारे काम करने होते थे लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी होती थी। पढ़ाई में अगर कहें, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिसमें आप भी एक हैं कि स्कूल स्टार्टिंग में लाइट का इंतजाम, राजस्थान के आज भी ऐसे गांव हैं जहां नहीं पहुंच पाई है, लालटेन और चिमनी जिसे कहा जाता है कि लैंप के सहारे पढ़ाई करके मुकाम तक जाना। क्या आपने भी ऐसी पढ़ाई की है? बिल्कुल, जब मैं छोटा था 10th क्लास के बाद तो हमारे घर में प्रॉपर 24 आवर्स की लाइट आ गई थी, क्योंकि गांव की जनसंख्या भी बढ़ गई थी और गांव भी कस्बा बन गया था। 10वीं क्लास से पहले मैं जब हमारे रात को जब पढ़ाई करनी होती थी तो हम प्रॉपर लालटेन या फिर दिया लगाकर भी हमने कई बार ऐसी रोशनी से पढ़ाई की है। और उस संघर्ष की पढ़ाई में कई बार हमें लगता था और महसूस भी होता था क्या हम किस प्रकार से ये संघर्षशील हमें भगवान ने जीवन दिया। लेकिन आज लगता है कि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई जो हमने लालटेन और दिया में की है वो कहीं ना कहीं आज काम आ रही है और आज हमने सभी की माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से एक शिक्षा में अच्छा मुकाम हासिल किया। जी राधिका जी, क्या बात है। आपने जो कठिनाइयां देखी हैं, जो दर्द आपने झेले हैं, यकीनन गांव से आप आते हैं, क्या बाकी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं कि वो जो दर्द आप झेल रहे हैं, आप जैसे सपने जो बाकी बच्चे बुलंदियों की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना है? बिल्कुल, मेरा हमेशा शुरू से सपना रहा, जिस प्रकार से मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, बाकी किसान परिवार और सामान्य परिवार से जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, मेरा उनके प्रति हमेशा सहानुभूति रहेगी और उनके प्रति मैं हमेशा सपोर्टिव रहूंगा। और जब भी मेरे से जो मदद बन पड़ेगी, मैं विश्वविद्यालय के अंदर हूँ, ग्रामीण परिवेश से और मेरे कस्बे से जो भी छात्र आते हैं, जो मैंने समस्याएं फेस की, मैं मानता हूं कम से कम ऐसी समस्याएं उनको सामना ना करना पड़े और उन विद्यार्थियों की, उन बच्चों की मैं किस प्रकार से मदद करूं,
ये मेरा एक सपना है। मैंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, उस तरह से ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं बच्चे, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सामान्य परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, जिनके घर के अंदर प्रॉपर रूप से इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो आगे उस शिक्षा के अंदर आ सके। एक राधिका जी मैं चीज बताना चाहूंगा, स्कूली शिक्षा से ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी राजस्थान के अपन सभी क्षेत्रों में देखें तो जो एनरोलमेंट रेशियो होता है स्कूल से कॉलेज की और विद्यार्थी 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा एक हमेशा से लक्ष्य रहा कि विद्यार्थी स्कूली शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा के अंदर आए और अपने मुकाम को हासिल करें। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा और मैं हमेशा जो ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से आते हैं स्कूली विद्यार्थियों की मदद के लिए तैयार मिलूंगा। लेकिन आप जिस गांव से आते हैं उस गांव में अब कुछ बड़ा बदलाव हुआ है या आप सरकार से और भी कोई उम्मीद लगा रहे हैं कि उस गांव में और बदलाव हो, क्योंकि उस गांव से आप जैसे होनहार स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, जब मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की उस समय हमारे कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टीज, आर्ट्स के जो संकाय थे वो थे गवर्नमेंट स्कूल में। अब साइंस भी आ चुकी है और सरकार त्यूरी अब बड़ा कस्बा बन गया। सरकार की तरफ से काफी ऐसी योजनाएं आई हैं, काफी फंड्स भी मिला है और अब गांव की स्थिति में काफी सुधार भी हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो आगे भावी जो योजनाएं होगी वो हमारे त्यूरी गांव को प्राप्त होगी और जो मेरे जैसे किसान परिवार से जो छात्र आते हैं उनको स्कॉलरशिप या अन्य योजनाओं के माध्यम से उनको प्रॉपर रूप से फायदा मिलेगा ताकि वो अपना अध्ययन कर सके और शिक्षा के अंदर उस शिक्षा के अंदर अपने मुकाम को हासिल कर सके। और काफी बदलाव जब मैंने स्कूली शिक्षा की थी और आज मैं उस शिक्षा में अध्ययनरत हूँ तब से लेकर काफी बड़ा बदलाव आया है। आपको देखकर उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा, वहाँ के बच्चे, गांव ग्रामीण इलाके के जितने भी लोग हैं वो समझें और अपने बच्चों को आपकी तरह आगे बढ़ाएं। आपकी बार बार जब मैं देख रही थी, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिनों से आप सुर्खियों में हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन कहें या तमाम ऐसे जहां प्लेटफॉर्म पर आपका नाम लिया जा रहा है कि सब्जी बेचने वाले बबलू सोलंकी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इतना ही नहीं, कई अवार्ड। तो ये जो सब्जी बेचने वाला किस्सा है ये थोड़ा समझाइएगा। राधिका जी, जब मैं 8th क्लास में आया था उस समय हमारे खेत में सब्जियां तो शुरू से होती थी। 8th क्लास में आया तो अब बच्चे 6 क्लास से समझने लगे। 8th क्लास में आया तो मैं साइकिल चलाना सीख गया था। मेरे पास खुद के पास साइकिल नहीं थी। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, बहुत शौक था साइकिल का। तो मैंने कहा मुझे स्कूल जाने के लिए साइकिल चाहिए, क्योंकि मेरा स्कूल से घर लगभग 4 किलोमीटर दूर था, मैं पैदल जाता था। अच्छा, दूसरे बच्चे साइकिल पे आते थे। बिल्कुल 4 किलोमीटर हम पैदल जाते थे सभी भाई। और स्कूल में हम पढ़ते थे, वापस आते थे। फिर साइकिल का बहुत साथियों को देखते थे जो स्कूल में आते थे साइकिल लेके आते थे, तो बहुत शौक था। तो पिताजी से जिद की। घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि हमें साइकिल पिताजी दिला पाए। तो पिताजी के एक मित्र थे, मिस्त्री थे जो पंप मोटर्स के, उन्होंने इनकी एक साइकिल थी बेटे की, वो उस शिक्षा में चला गया तो उनकी साइकिल वो पड़ी थी, वो साइकिल उठाया। उस साइकिल के अंदर एक दिन घर के अंदर बातचीत चली और ऐसी स्थिति थी। फिर मैंने कहा स्कूल टाइम से पहले और स्कूल टाइम के बाद मैं इस साइकिल को गांव में लेकर जाऊंगा। और साइकिल के पीछे की साइड 2 ऐसे कट्टे के थैले बना दिए जिसमें हमने सब्जी डाली और गांव की गलियों के अंदर घूम घूम कर, आज थैले वाले जैसे सब्जी बेचते हैं या कोई साइकिल बेचते हैं, उसी तरह से घर की आर्थिक स्थिति इतनी सुधर नहीं थी। इस कारण से गांव के अंदर मैंने लगभग 4 साल तक सब्जी बेची। 9th 10th 11th 12th क्लास के अंदर मैं जाता था गांव की पूरी गलियों के अंदर। सुबह जल्दी निकलता था 8 बजे, 2-3 घंटे में सब्जी बेचकर वापस घर पे आता था। क्या बात है, यानी होनहार पढ़ाई में ही नहीं, घर की मदद कैसे करनी है, आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करना है और साइकिल पर सब्जियां बेचना। इसीलिए आज आपको पूरा गांव, पूरा राजस्थान जानता है कि वही बबलू सोलंकी जिन्होंने बहुत सब्जियां हैं जो हमारे घर तक अच्छी ताज़ा सब्जियां पहुंचाई हैं, आज वो इस मुकाम पर हैं। एक टीवी स्क्रीन पर तस्वीर मैं देख रही हूं आपके पूरे परिवार की है, जिसमें कम से कम गिनती तो मैं नहीं कर सकती, 15 से 20 लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या आज भी परिवार जॉइंट परिवार में रहते हैं या इतना बड़ा परिवार है जिसमें बबलू सोलंकी रहते हैं? बिल्कुल राधिका जी, आज भी जब भी दीपावली का पर्व होता है, होली का पर्व होता है, हमारा जॉइंट फैमिली है। कुछ बड़े भाई बाहर रहते हैं जॉब के लिए और जब भी बड़ा त्योहार होता है या कोई ऐसा ओकेजन होता है तो सभी भाई हम आते हैं और पूरे परिवार के संग, दादाजी मेरे है नहीं, दादी, मेरे बुआ जी, हम 8 भाई हैं। 3 बड़े ब्रदर जो मैरिड हैं, उनकी वाइफ, हमारी जो भाभीज हैं, उनके साथ पूरे परिवार के साथ हम ग्रुप फोटो लेते हैं हमेशा।
और हमेशा ही एक खुशियों का माहौल जब हम सब घर पे रहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा माहौल हमें लगता है। और जॉइंट फैमिली की तरह, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं अभी भी, और जॉइंट फैमिली की तरह हमें वो गांव का जो वातावरण हमें महसूस होता है वो एक अलग ही हमें महसूस होता है कि वास्तव में जॉइंट फैमिली के अंदर कितना आनंद आता है। इसी के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मैं जो तस्वीर देख रही हूँ उसमें मुझे सब घूंघट में दिखाई दे रही हैं, यानी कि घूंघट प्रथा जिसे कहें, एक बहुत अच्छे संस्कारों के साथ जिस तरह की आज भी राजस्थान में चलन है। लेकिन कहीं पर भी मुझे एक आध लड़की जरूर दिखाई दे रही है। घर में बहन बेटियों की अगर बात करें, कहते हैं कि शुरुआत जो है वो आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। तो बबलू सोलंकी अपने घर से क्या ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि वो अपनी बहनें, भुआ की लड़कियां, तमाम आसपास की बेटियों को पढ़ाए और उस गांव से बाहर निकाले और वो भी एक दिन देश में बड़ा नाम करें? बिल्कुल राधिका, हम 8 भाई है, हमारी कोई रियल सिस्टर नहीं है। हमारी चाचा जी की जो लड़की है वो हमारे घर पे ही रहती हैं। और हमेशा शुरू से ही मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि पढ़ाई के अंदर और जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो बेटियों को पढ़ने से रोकती हैं ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर, उन कुरीतियों को खत्म करना है। और मेरा हमेशा शुरू से ही एक लक्ष्य और उद्देश्य रहा है कि बेटियों को किस प्रकार से अपन कुरीतियों से बाहर निकाल कर उस शिक्षा के अंदर उनको अध्ययन करवाएं। और स्कूल में ही जो माँ बाप बेटियों को 10वीं क्लास या 12वीं क्लास ज्यादा से ज्यादा पढ़ाकर कॉलेज शिक्षा तक नहीं भेजते हैं, उनका इनरोलमेंट कॉलेज शिक्षा में हो, ये हमेशा मेरा शुरू से ही लक्ष्य रहा है, ये उद्देश्य रहा है, ताकि आज बेटियां भी बेटों के बराबर आज की पोजीशन में आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी आज जो भेदभाव है वो दूर हो और बेटियां बेटों की तरह, जो बेटों को सम्मान मिलता है, जो बेटों को प्यार मिलता है, जो बेटों को सपोर्ट मिलता है, वो बेटियों को भी मिले। मेरा ऐसा मानना है। उम्मीद करते हैं बबलू सोलंकी की वो सम्मान जो आपको मिल रहा है वो हमारे गांव में, राजस्थान के ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं जहां से बेटियों के बहुत सारे सपने हैं। आप जैसे युवा जब आगे आएंगे और उनके लिए कुछ करेंगे तब एक बहुत बड़ी जीत होगी। इस बीच एक सवाल होगा कि बहुत अच्छी नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, और कुछ अच्छे कामों के लिए कहूँ या फिर ऐसा कि जनता के हित में और युवाओं के साथ आप बहुत बड़ा काम करते हैं। जब आपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, पेपर में अपना बड़ा नाम आपने देखा और कई अवार्ड आपने अपने नाम किया, कोरोना काल चल रहा था, इस बीच भी एक सवाल रहेगा, लेकिन जो खुशी है वो पिता के चेहरे पर आप अक्सर बचपन से चाहते थे, वो लेकर आए, सफल हुए इसमें? बिल्कुल राधिका जी, मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा पढ़ाई का कीड़ा बन जाओ, फॉर्म ऑफ बुक्स, पढ़ाई इस तरह से करो कि किताब पूरी आपको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक याद हो जाए। हमेशा पिताजी, जब मैं 12th क्लास के अंदर था, जब मैंने ग्रेजुएशन 73% से जब बीकॉम ऑनर्स किया, पिताजी के चेहरे पे जब मैं घर पे गया, उनसे मिला तो एक खुशी कि वो आंसू झलक रहे थे। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था परिवार वालों का। जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद मैं जब परिवार के पास गया था। जी राधिका जी, अब अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि कोरोना काल चल रहा था, इसमें भी आपने काफी अपने नाम की जो कहीं ना कहीं तहलका जरूर मचाया कि चंदा इकट्ठा करके। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना काल के अंदर जो देश और पूरे विश्व के जो हालात हुए थे, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश में जो विद्यार्थी रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ, मैं खुद एक सामान्य परिवार से आता था, और मुझे लगा कि इन परिवारों की कैसे मदद की जाए। तो विश्वविद्यालय के अंदर मैं छात्र संघ का सचिव रहा, छात्र संघ का महासचिव रहा, बहुत बड़ा सर्कल मेरे साथियों। तो मैंने एक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया का जो सही यूज जो कहते हैं, प्रॉपर रूप से उसका उपयोग किया, एक ग्रुप बनाए और ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनाई। मैंने सबको मेरे फोन पे नंबर भेजे और सबको सामग्री के तौर पर वो जो एक लिस्ट भेजी कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सामग्री अवेलेबल कराना चाहते हैं, जो मध्यम परिवार है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो मैंने कम से कम 750 परिवार को 3.5-4 लाख रुपए की, सब मेरे साथियों और मेरे जितने भी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, मेरे जूनियर सीनियर, सबसे मैंने राशि एकत्रित की और उस राशि से 750 लगभग 4 लाख रुपए की राशि एकत्रित करके मेरे पूरी पंचायत समिति के आसपास के 7 या 8 गांव में लगभग 2 से 2.5 महीने, जब कोरोना काल पीक पर था, तब मैंने वो सामग्री ग्रामीण क्षेत्र में
आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार थे, आर्थिक रूप से सामान्य परिवार थे, उनके पास प्रॉपर रूप से पहुंचे। जी राधिका जी। क्या बात है। कहते हैं कि गांव से हो या फिर शहर से, सपने कुछ ऐसे हो जिन्हें कुछ करना है तो करना है। अगर ठान लिया जाए छोटे से झोंपड़ी से निकलकर बाहर जाना है तो वो बबलू सोलंकी को जरूर सुने और समझे। आपने कहा कि कहीं ना कहीं घर बैठा था और लगा कि कोरोना काल है, यूनिवर्सिटी में काम नहीं हो रहा है या तमाम ऐसे जहां पर आप काम कर रहे हैं वो काम बंद है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की मदद की जाए। अच्छा, इस बीच ये बताइए कि मदद करने वाले बहुत हैं, शुरुआत करने की जरूरत होती है या फिर मददगारों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? बिल्कुल, आपने जो चीज कही है, मददगार बहुत हैं, बस शुरुआत करनी पड़ती है। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत की, कोरोना काल था, तो उम्र दराज लोग थे या बाकी लोग थे, कोरोना का डर सब में था, वो बाहर नहीं आ सकते थे। अपने सोशल मीडिया के थ्रू, फोन के थ्रू, जो ऑनलाइन जो पेमेंट है उसके थ्रू उन्होंने इतना मुझे सहयोग किया कि एक बस उनके पास मैसेज पहुंचने की जरूरत थी और मुझे मेरी इतनी तारीफ की, मैं आपको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और उनसे जो मदद बन पड़ सकी, मेरे जो साथी थे, बेरोजगार साथी थे, उन्होंने 100-200, जो नौकरी पेशे से साथी थे, किन्हीं 2000, 5000, 10,000 की मदद की। तो मैं तो यही कहूंगा, मददगार तो इस राजस्थान और इस मारवाड़ की धरती और पूरे भारत में बहुत ज्यादा होंगे, स्पेशली मारवाड़ में। तो एक बस उनको मदद की गुहार लगाने की जरूरत, उनके पास एक मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि कोरोना काल है और आर्थिक परिवार से जो पिछड़े, आर्थिक सामान्य परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी ये बच्चा मदद कर रहा है, स्टूडेंट। तो बिल्कुल हम आपकी कहानी आज पूरा भारत तो सुन ही रहा है, लेकिन खासकर मारवाड़ जो राजस्थान से आप निकल कर आते हैं, उनके लिए आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कुछ कर पाए। साथ ही साथ आपको सुनकर वो कुछ करने का सोचे। एक तस्वीर है जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो खेत में काम कर रही हैं। तो क्या आज भी आपका परिवार खेती बाड़ी करता है, सब्जियां उगाता है? जी बिल्कुल राधिका जी, आज भी मेरे पिताजी, माताजी और मेरे चाचा जी और मेरे परिवार में आज भी प्रॉपर रूप से सब्जियां उगाई जाती हैं, बाकी फसलें उगाई जाती हैं, जो किसान, रबी की फसलें हो चाहे खरीफ की फसलें हो। और जब भी मैं गांव जाता हूं आज भी, तो मैं उन खेती के कार्य में जो स्कूली समय में मैं हाथ बटाता था, उसी प्रकार से मैं खेती के कार्य करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और उन फोटोज को मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करता हूं। जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो खेत में कार्य में हाथ बटाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और गाँव की जो आबो हवा है और गांव की जो वातावरण है वो बहुत ही अलग वातावरण और शुद्ध वातावरण मुझे महसूस होता है आज भी जब भी मैं गांव जाता हूँ। क्या बात है बबलू सोलंकी, आपने बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बताई जो गांव, ग्रामीण इलाके और गांव के जितने भी युवा हैं उन्हें सीखना है, समझना है, और वो आपको जरूर फॉलो करते हैं क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग काफी कुछ यही कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें बताने के लिए। और हम भी यही चाहते हैं हमारा टीवी चैनल भी कुछ ऐसे लोगों की कहानियां, कुछ ऐसे लोगों का संघर्ष आप तक पहुंचे और आप सीखें और मजबूर हो जाए कि अगर गांव से निकलकर एक युवा कुछ कर सकता है तो हमारे पास आज संसाधन है, साधन है, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस देर है शुरू करने की, शुरुआत करने की। तो चलिए, आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा JK24/7 न्यूज पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।